नमस्कार दोस्तों, हम कर रहे हैं हमारा स्पेशल एडिशन ऑन नक्सल फ्री भारत, नक्सलिज्म फ्री इंडिया, और ये है उसका लेक्चर 2। हमने तीन इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल्स को ऑलरेडी डिकोड कर लिया है। हमने जानने की कोशिश की कि कैसे नक्सल फ्री भारत की अप्रोच गवर्नमेंट ने अपनाई, कैसे इंटरऑपरेबिलिटी थी और सब कुछ। और अभी हम पहुंच गए हैं एडिटोरियल और आर्टिकल नंबर 4 पर, जिसमें जॉइंट सेक्रेटरी सर हमको बताएंगे कि कैसे उनने मोडस ऑपरेंडी का इस्तेमाल किया, होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच का इस्तेमाल किया। ऑलरेडी यहाँ तक हमने किया था। दिस वाज द आर्टिकल बाय द Director General, and before that we did article by Deputy Chief Minister, and before that we did the article by Shri Amit Shah. Now let us see what is written. On March 30, 2026, this we are doing Yojana. Alright, Yojana 2026 June edition. Alright, तो मार्च 2026, 30 मार्च 2026 यूनियन होम मिनिस्टर डिक्लेयर्ड ऑन द फ्लोर ऑफ लोकसभा इन द पार्लियामेंट। वो कहते हैं कि आई कैन से विद फुल कॉन्फिडेंस, मैं पूर्ण साहस के साथ ही कह सकता हूँ कि वी हैव टू बिकम फ्री फ्रॉम नक्सलिज्म। हमें नक्सलवाद को ख़त्म करना होगा और हम वी हैव बिकम फ्री फ्रॉम नक्सलिज्म। हम नक्सलवाद को ख़त्म कर चुके हैं। और ये 13 मार्च 2000, अभी जाहिर सी बात है, मैंने जब ये पढ़ा एक बार में आई कुडंट जस्ट कॉम्प्रिहेंड, बट दिस वाज द थिंग, दिस वाज व्हाट वी वर स्टार्टिंग कि 30 मार्च तक तो ख़त्म करना है 2026। और ये कह कब दिया था? ऐसा सेम स्टेटमेंट कहा था उनने, कब डिसीजन लिया था? हमने शुरू में ही पढ़ा कि ये डिसीजन लिया गया था 2024 में कि ऐसा नक्सल फ्री भारत होगा। हम आपको दिखाएंगे। तो 2024 में गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि इंडिया विल बिकम नक्सल फ्री। तो ऐसा ही डिक्लेरेशन श्री अमित शाह जी ने 2024 में किया था। और उसके बाद 2026 में हम इस पूरे जो मिशन था हमारा उसको अकम्प्लिश करा। हमने काफ़ी सारी स्ट्रैटेजीज का यूज़ किया, जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी थी, क्या आप याद कर पा रहे हैं? व्हाट वाज द स्ट्रैटेजी? समाधान स्ट्रैटेजी। वेरी गुड। तो ये जो स्ट्रैटेजी थी, इसके थ्रू हमने नक्सल फ्री इंडिया को अचीव किया। देखो, तो on 30th March 2026, so it started with an accomplishment. It started firstly with a resolve, then our article started with an accomplishment. कैसे accomplish किया हमने ये मुकाम? देखिए, इंडिया विल गो डाउन इन द एनल्स ऑफ द इंडियाज हिस्ट्री। इंडिया विल बिकम फ्री फ्रॉम द डिकेड्स ओल्ड प्रॉब्लम ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। इस लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की प्रॉब्लम को ख़त्म कर देंगे। और 2014 से ही गवर्नमेंट का एजेंडा था कि इस प्रॉब्लम को ख़त्म करना है। 2004 में भी गवर्नमेंट ने काफ़ी कोशिश की, काफ़ी ग्रुप्स को मोबिलाइज किया कि जो डेवलपमेंट फ्रंट है उसे स्ट्रॉन्ग कर लें और ये जो प्रॉब्लम है इसको ख़त्म कर लें, नस नाबूद कर लें। ऑलराइट, सो द बैकग्राउंड, the roots of left-wing extremism in India date back to 1967, नक्सलबारी अपराइजिंग, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल। हम सबको ये याद है कि कब हुआ था? 1967 में नक्सलबारी अपराइजिंग हुई थी दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट और वेस्ट बंगाल में। दिस मार्क द वेरी बिगिनिंग। ये स्टार्टिंग था आर्म्ड मेओइस्ट मूवमेंट का, जिसने लोगों के डेवलपमेंट को, जिसने लोगों की सोशल सिक्योरिटी को इंडेंजर कर दिया था, डेमोक्रेसी को खतरे में डाल दिया था। देखो, ये पूरी टाइमलाइन बता रहे हैं। 1969 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट बनती है, विच गेव द मूवमेंट एन आइडियोलॉजिकल स्ट्रक्चर एंड डायरेक्शन। फिर लीडर्स थे, चारू मजुमदार थे, कन्नू सान्याल थे और ये बेसिकली इनका नाम है, जंगल संथाल थे। दे वर इंस्पायर्ड बाय माओ। ऑलराइट, दे वर नॉट इंस्पायर्ड, अभी अपन ने पहले आर्टिकल में देखा था, दे वर नॉट इंस्पायर्ड बाय भगवान बिरसा मुंडा, दे वर नॉट इंस्पायर्ड बाय अदर ट्राइबल लीडर्स, दे वर इंस्पायर्ड बाय माओ जेडोंग। They advocated the seizure of state power through armed revolution rather than democratic means. Alright, but now we are successful in this struggle. Now we are successful against Naxalism, and they are holding the Constitution of India. So the movement resurfaced during 1980s, particularly in Andhra Pradesh, with the rise of the People's War Group, and gradually spread to Chhattisgarh, Maharashtra, Bihar, Jharkhand, and Orissa. Although where various Maoist factions often competed with one another, they merged in 2004 from the Communist Party of India, which subsequently became principal organization driving left-wing extremism violence across large parts of India. अब उनका मोडस ऑपरेंडी देखते हैं, क्या मोडस ऑपरेंडी वो फॉलो करते थे। सी द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेओइस्ट मूवमेंट हैज बीन टू ओवरथ्रो इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस स्ट्रक्चर थ्रू वायलेंट रेवोल्यूशन
exploiting grievances related to land disputes, poverty, and social inequality. Maoist groups gradually expanded into Andhra Pradesh, Bihar, Odisha, and adjoining states. However, it is important to recognize that the spread of Naxalism was not merely a consequence of underdevelopment. मतलब basically काफ़ी सारे जैसा कि कह रहे हैं, it was not merely a consequence of underdevelopment. ऑल राइट, तो कुछ काफ़ी स्टेट्स है, जैसे काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स हैं हिमालयन रीजन में जो इतने डेवलप नहीं है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन भी नहीं है. ऑफ कोर्स यहाँ पे तो कनेक्शन लगाने की कोशिश करती गवर्नमेंट, नक्सलिज्म उसको ख़त्म कर देते थे, एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को ख़त्म कर देते थे, पर उन डिस्ट्रिक्ट्स में नक्सलिज्म नहीं हुआ. पर्टिकुलरली इस एरिया में हुआ जहाँ पे डेंस फॉरेस्ट थे, डिफ़िकल्ट टेरेन था और वीक गवर्नेंस प्रेजेंस था. और इस सब को ही गवर्नमेंट ने इस सब को रिवर्स करने की कोशिश की, कैसे हम गवर्नेंस को स्ट्रॉन्ग बनाएं. ऑल राइट, तो गुरिल्ला वॉरफेयर होता था यहाँ पे, एक्सप्लॉइटिंग पुअर कनेक्टिविटी एंड लिमिटेड स्टेट प्रेजेंस. सो स्ट्रॉन्ग होल्ड्स मेओइस्ट के आ गए थे और पैरेलल सिस्टम्स आ गई थी, जैसे जनता सरकार, लिबरल जोन्स. ऑल राइट, कैंगरू कोर्ट्स चल रहे थे पीपल्स जस्टिस के लिए. तो फियर और कोर्जन का एटमॉस्फेयर था. ये देखिए, एक पिक्चर दे रखी है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की, वो ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम विजिट करते हैं नवा रायपुर, छत्तीसगढ़. ऑल राइट, सो in several cases, poor families were forced to hand over their children to strengthen Maoist cadres. This partially explains the large number of women cadres within the Maoist organizations. All right, they were there. So, fearing that improved connectivity would facilitate security operations, so they tried to act against the improved connectivity. This was the problem. और फिर पीक पे पहुंचा ये वायलेंस कैसे, 2004 में ऑफ कोर्स जब CPI मेओइस्ट बन गई थी, उसके बाद शार्पली पीक हुआ 2009 और 2010 में. ठीक है, ये शिल्दा कैंप अटैक हो गया, दंतेवाड़ा अटैक हो गया, सबके बारे में आपने पढ़ा होगा. ठीक है, तो ये बहुत मतलब सिविलियन की लाइफ को भी क्लेम किया. और उसके बाद होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच एट द पीक, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म हैड स्प्रेड अक्रॉस नियरली 1/3 ऑफ इंडियाज डिस्ट्रिक्ट, फॉर्मिंग द सो कॉल्ड रेड कॉरिडोर stretching from Tirupati to Pashupati. Alright, Tirupati to Pashupati. Alright, do you know what are the states which we are covering from Tirupati to Pashupati? Can you tell me in the comment section, please? What are the states? I am asking, what are the states we are covering between Tirupati to Pashupati? See, recognizing the challenge required a comprehensive response, whole of government approach, comprehensive response. ठीक है, तिरुपति to पशुपति का आंसर हम आपको बता देते हैं. इट इज़ लाइक बेसिकली, वैसे तो बहुत सारी जगहों को अफेक्ट करता है रेड कॉरिडोर, बट स्पेसिफिकली तिरुपति आंध्र प्रदेश टू पशुपतिनाथ इन काठमांडू नेपाल. इसका मतलब बेसिक एजेंडा ये है कि अपन चालू करेंगे आंध्र प्रदेश से, तो नक्सलिज्म हमको दिखने लगेगा, फिर तेलंगाना में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा के क्षेत्र में, झारखंड के क्षेत्र में, थोड़ा बिहार के क्षेत्र में, थोड़ा अपने वेस्ट बंगाल के क्षेत्र में, थोड़ा यूपी के क्षेत्र में पहुंच गए, फिर कहाँ पहुंचोगे, पशुपतिनाथ, नेपाल. तो ऐसे ऐसे इंडिया को अफेक्ट कर रखा है नक्सलिज्म ने. तो ये एक अर्जिंग प्रॉब्लम थी जिसका सोल्यूशन हमने निकाला. ऑल राइट, ये एक अर्जिंग प्रॉब्लम थी, एक मेनांस था जिसका सोल्यूशन हमने निकाला. देयर वाज सस्टेन्ड मल्टी डायमेंशनल सिक्योरिटी ऑपरेशंस, आई विल टेल यू. ऑल राइट, सो दिस वाज द प्रॉब्लम. सो जोग्राफिकल डोमिनेंस ख़त्म करना इस मूवमेंट का बहुत ज़रूरी था. ऑल राइट, इधर देखिए, तो 4 की पिलर्स थे. सबसे पहला की पिलर, स्ट्रेंथनिंग द सिक्योरिटी मेजर्स. सिंस law and order is a state subject, state police forces were recognized as the primary stakeholders to counter left-wing extremism operations. Very important. Accordingly, focused efforts were made to strengthen security infrastructure and eliminate security vacuums in the affected regions. Establishing the security camps in the core left-wing extremism areas became a priority. And it became a priority to set up one camp every 5 kilometers. All right. So at present, 121 battalions and around 400 companies of the Central Armed Police Forces, including the CRPF, BSF, and the ITBP and the SSB, are deployed across left-wing extremism theatre.
Alright, so yes, when I was telling you कि ITBP, I was telling you the CRPF and the CAPF. So this is very important. It is very important to recognize the role of paramilitary in this case. Alright, capacity building was happening. Of course, police role was there, armed forces role was there, paramilitary was there, IB was there, NSG was there, and all the whole of government approach, all the organizations were there. ठीक है, सारी organizations, सारा infrastructure और अपना सारा केंद्र सरकार का सपोर्ट, सब कुछ बहुत ज़रूरी था, बहुत महत्वपूर्ण था. Alright, the security related expenditure scheme. See, reimburses states for operational expenses. ठीक है, operational expenses के लिए reimbursement होता था. तो देखो एक और स्कीम दे रहे थे, असिस्टेंस टू सेंट्रल एजेंसीज फॉर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म मैनेजमेंट. फाइनेंशियल असिस्टेंस वर प्रोवाइडेड टू CAPF फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड रिमोट एरियाज, बिकॉज दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अपन बनाएंगे नहीं तो अपन कैसे इस गोल को अचीव करेंगे, आप बताओ. इंफ्रास्ट्रक्चर नींव बनाता है, उसके ऊपर अपन बाकी सारी चीज़ों को, बाकी सारे ऑर्गन्स को बनाते हैं, बाकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के समाधान वाले जो अप्रोचेस होते हैं अपने. जैसे कि भाई कोई प्रॉब्लम आ गई, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसके ऊपर आते हैं. सबसे पहले आप क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओगे, सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर. फिर आप बनाओगे ये इंफ्रास्ट्रक्चर कि भाई लोगों के पास व्यवसाय करने के साधन हो. ऑलराइट, फिर आप उसकी तरफ चलोगे. तो देखो अब अपन एक बहुत महत्वपूर्ण ऑपरेशन को डिस्कस करने वाले हैं जो कि करेगुटालू हिल्स में हुआ था, छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पे. करेगुटालू हिल्स में ये ऑपरेशन हुआ था छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर में, और नाम था ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट. ऑलराइट, in April to May 2025, security forces launched Operation Black Forest, involving 10,000 personnel from CAPF, state police forces. The operation targeted 400 to 500 armed Maoist cadres, regrouping in the area. And in multiple encounters, 31 Maoists were neutralized, and a large cache of arms and explosives was recovered. Alright, so देखो छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर समझ में आ रहा है, एक मेओइस्ट हाइड आउट था. इमेजिन करो, एकदम इमेजिनेशन डेवलप करो कि अप्रैल में 2025 में कैसे ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट लॉन्च होता है. 10,000 CAPF के पर्सनल्स और स्टेट पुलिस फोर्सेस के इसमें इन्वॉल्व होते हैं, और 400 से 500 मेओइस्ट कार्डर्स को क्या करते हैं, टारगेट करते हैं. ऑलराइट, तो 31 मेओइस्ट वर न्यूट्रलाइज्ड एंड लार्ज कैश ऑफ आर्म्स एंड एक्सप्लोजिव्स वर रिकवर्ड. ऑलराइट, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के एरियाज को, डेवलपमेंट को हम देखेंगे. लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एरियाज में रैपिड इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर्म द सेकेंड पिलर ऑफ गवर्नमेंट स्ट्रैटेजी. एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैड क्रिएटेड आइसोलेटेड पॉकेट्स वेयर डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस कुड नॉट रीच, and ironically tribal communities suffered the most from this isolation. वे ट्राइबल कम्युनिटीज़ थी, उनको बहुत सफरिंग झेलनी पड़ रही थी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की वजह से. रोड कनेक्टिविटी वाज रिकग्नाइज्ड एज द फाउंडेशन ऑफ डेवलपमेंट. तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का रोल आया ना कि डेवलपमेंट कैसे हुआ. अपन ने सबसे पहले क्या देखा, सबसे पहला पिलर था अपना सिक्योरिटी मेजर्स का, दूसरा है अपना डेवलपमेंट का कि डेवलपमेंट कैसे हुआ. तो उसके लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट बहुत ज़रूरी था, बहुत आवश्यक था. उसके अलावा रोड कनेक्टिविटी थी, गवर्नमेंट डिप्लॉयड द BRO ऑल्सो फॉर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर. रेल कनेक्टिविटी भी थी. ऑलराइट, रोघाट टू जगदलपुर, ऑलराइट रोघाट टू जगदलपुर वेरी इंपॉर्टेंट. ऑलराइट, दिस कनेक्टिविटी वाज देयर. फिर रोड हो गया, रेल हो गया. तीसरा क्या, टेलीकॉम कनेक्टिविटी वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन. सो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस, मोर देन 9,000 mobile towers were installed. Alright, many 2G towers were also upgraded to 4G. Today, nearly 96% of the villages in heavy left-wing extremism affected regions have mobile connectivity. अब कनेक्टिविटी है तो एजुकेशन भी चलेगा, बैंकिंग भी चलेंगे, ऑनलाइन सर्विसेज और गवर्नेंस भी रॉबस्ट हो पाएगी. ठीक है, स्पेशल फोकस was placed on education and skill development. एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल schools were there. Alright, industry training institutes were there and development centers were also being operated. See, number of security campus established. अब देखो आप 2009 में 27 security camps थे. फिर 2015 में अपन देखते हैं 275 देखने को मिलते हैं अपन को. 2024 में भी अपन को देखने को मिलता है 732, और अब 837 2025 में. तो कैसे ये नंबर एक्सपैंड हुआ. ये कितने साल का डेटा, यहाँ से ले लो, यहाँ से ले लो, यहाँ तक 2010 से 2025 तक ये कितने साल का डेटा है. फ्रॉम 2010 to 2025 इट इज़ ऑफ 15 ईयर्स. वेरी वेल, 15 ईयर्स. 15 ईयर्स में हम देखते हैं कि 837 तो ये पहुँच गए, और सबसे पहले ये कितने थे, 75.
ऑल राइट, तो मतलब कितना जंप हुआ, 762 का जंप हुआ, 762 का जंप हुआ। ऑल राइट, तो 762 बढ़ गए, तो कितने परसेंट बढ़ गए, आप परसेंटेज कितने बढ़ गए ये देखने के लिए सबसे पहले तो देखोगे कि भाई जो पहले 75 थे सिर्फ और अब 837 हो गए, तो आप डिवाइड करोगे 75 को 837 से, फिर आप उसका परसेंटेज निकालोगे, फिर आप क्यूमुलेटिव कैलकुलेट करोगे कैसे बढ़े, तो अराउंड 8% बढ़ने को दिख रहा है अपन को कि 8% बढ़ गए। अगर 10% बढ़ते तो हम यहाँ पे C60 नहीं कर रहे हैं ऑफकोर्स, अगर 10% बढ़ते तो कितने हो जाते, नहीं ज़्यादा बढ़े ना, अपन कैसे लगा रहे हैं इसको, देखो आई विल टेल यू। एक तो हम लिख के नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही कर रहे हैं। तो ओवरऑल अपन ये देखते हैं कि जो नक्सलिज्म का इंफ्रास्ट्रक्चर था वो ख़त्म करा गया सिक्योरिटी कैंप्स के थ्रू। ऑलराइट, इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। अपन ये चीज़ समझने के लिए एक डेटा को निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई एग्ज़ाम में आया कि जो सिक्योरिटी कैंप्स हैं, योजना में तो आया, पर अगर सिक्योरिटी कैंप्स अपन को एग्ज़ाम में एग्जाम्पल लिखना है तो अपन पूरा फ्लो चार्ट बनाने की कोशिश कर सकते हैं, पर हो सकता है कि अपन को सारे नंबर्स याद नहीं रहे। अपन ऑफ कोर्स दिखा सकते हैं इसके थ्रू भी, पर अपन को पता होना चाहिए दैट how much percentage increase is there when a number is risen from 75 to 837। ऑलराइट, सो परसेंटेज इंक्रीज अपन को कैलकुलेट करना आना चाहिए जल्दी से। सो इट इज़ अराउंड, हम क्या कर रहे थे, हम तो डिवाइड कर रहे थे, मतलब ये 79 837 इंटू 100, तो 8 पॉइंट समथिंग आ रहा था हमारे मन में। अभी अगर अपन परसेंटेज इंक्रीज करेंगे तो अपन इसको पहले माइनस कर देंगे, 762 आ गया, उसके बाद अपन 75 से इसको डिवाइड करेंगे ओरिजिनल नंबर से, और फिर उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास परसेंटेज इंक्रीज आ जाएगा। तो ये अराउंड अपन जो डेटा देख रहे हैं ये अराउंड 1016% बढ़ गए। ऑलराइट, 1016% बढ़ गए। ऑलराइट, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी सिग्निफिकेंट थिंग। ऑलराइट, द फाइनेंशियल इंक्लूजन was prioritized to facilitate direct benefit transfers and improve access to the banking services। ऑलराइट, फाइनेंशियल एक्सेस हुआ, healthcare infrastructure in tribal hinterlands remained weak, CAPF field hospitals established। Alright, so Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana was there। Responsive and inclusive governance. The government recognized that implementation challenges in tribal regions required flexibility and local adaptation rather than rigid adherence to standard procedures. Special campaigns were organized with UIDI, Unique Identification Authority of India, and Postal Department to ensure Aadhaar coverage in remote tribal areas. Due to weak internet connectivity and banking infrastructure, cash wage payments, alright, cash wage payments, and offline attendance systems were permitted in certain left-wing extremism areas under the earlier vision of Viksit Bharat, Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Gramin. Alright, scheme. Under the Swachh Bharat Mission, toilet construction funds were routed through village sanitation committees. These examples demonstrate the importance of adaptive governance in ensuring last mile delivery of welfare systems. To bridge critical infrastructure gaps, the Ministry of Home Affairs launched the Special Central Assistance Scheme in 2017. Under the scheme, the most affected districts received 30 crore annually, while districts of concern were allocated 10 crore annually. Around 15,000 projects have been sanctioned under the scheme, including the schools, Anganwadi centers, roads, health centers, and drinking water facilities. Alright, so this was happening. Now, rights and entitlements of local communities. Protection of tribal rights formed another very important pillar of government strategy, particularly because Maoists were frequently exploited grievances related to land and forest rights. Accordingly, 1.8 million title deeds have been distributed across 10 left-wing extremism areas. This was happening. Along with that, local communities के साथ engagement चल रहा था, youth exchange programs चल रहे थे, ये भी बहुत ज़रूरी है। मेडिकल कैंप्स भी ज़रूरी हैं। मेडिकल कैंप्स होंगे तो लोग इंगेज करेंगे एक दूसरे के साथ, और उसके साथ साथ आप वर्कशॉप्स कंडक्ट करवा रहे हो
तो स्पोर्ट्स इवेंट्स कंडक्ट करवा रहे हो, सिविक एक्शन प्रोग्राम्स कंडक्ट करा रहे हो, तो लोकल कम्युनिटीज़ जागरूक होंगी कि ये हमारी भलाई के लिए ही है जो कर रही है सरकार। ठीक है। सस्टेनेबल पीस की बात करते हैं, पोस्ट लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी, ये किसकी बात करते हैं? ये सबसे पहले बोलते हैं प्रिजर्वेशन ऑफ ट्राइबल आइडेंटिटी, है ना। ट्राइबल आइडेंटिटी को प्रिजर्व करा गया, इंक्लूसिव रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस को राह दी गई, और एक्सपेंशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रीच, रिहैबिलिटेशन और इंटीग्रेशन हुआ, ग्रास रूट डेमोक्रेसी बनी, सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स बने, सैचुरेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स हुआ। मतलब बेसिकली लास्ट माइल डिलीवरी तक काम किया, एकदम सैचुरेटेड, अपन पूरा एक्शन करके दिखाएंगे। ऑलराइट, रिजल्ट्स हिस्टोरिक थे, डिक्लाइन हुआ वायलेंस काफ़ी हद तक। देखो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म वायलेंट इंसिडेंट्स 88% डिक्लाइन होते हैं, और सिविलियन एंड सिक्योरिटी पर्सनल डेथ्स 90% तक डिक्लाइन होती है, विच इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अचीवमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अचीवमेंट। इसको अपन को कहाँ तक लेके जाना है? ज़ीरो, यहाँ पे भी ज़ीरो, 100 से ज़ीरो, 234 से ज़ीरो तक लेके जाना है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। वे फॉरवर्ड क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इज नाउ फोकसिंग ऑन ensuring sustainable livelihood opportunities in the areas freed from left-wing extremism influence. District level mapping of local resources, skills and aspirations has already been completed, and long-term development plan has been prepared. A journey from Naxalbari in 1967 to the declaration of left-wing extremism free India in March 2026 reflects what? सबसे significant internal security achievement of independent India. ये होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच को ऑफर करता था, ये पर्टिकुलर आर्टिकल और इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस को मैप आउट करता था। अब हम आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट आर्टिकल विच इज बेस्ड ऑन बस्तर ओलंपिक्स। ऑलराइट, सी यूनियन होम मिनिस्टर and Chhattisgarh Chief Minister Vishnu Dev Sai and Union Home Minister Amit Shah on February 9, 2026 witnessed the Bastar Pandum. तो श्री अमित शाह जी और छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णु देव शाह जी ये रिच हेरिटेज और ट्राइबल आर्ट और इसका ये जो पूरा अमेलगम है बस्तर पंदुम, इसको विजिट करते हैं। और रिच हेरिटेज को सेलिब्रेट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और किसी भी एरिया की अगर अपन रिच हेरिटेज को वैल्यू करेंगे तो वो लोग रिकग्नाइज्ड फील करेंगे और वो लोग गुड मीन्स गवर्नमेंट मीन्स को अडॉप्ट करेंगे। सी दिस ऑथर हु हैज रिटन दिस इज एन IPS ऑफिसर करंटली IGP ऑफ द बस्तर रेंज, सुंदराज Patilingam. Alright, he writes about the stories of hope and he talks about Bastar Olympics, a catalyst for peace, inclusion and transformational change in Bastar. Alright, so left-wing extremism था बस्तर पे, it was steadily rewritten into one of resilience, hope and positive transformation. And at the heart of this change lies an innovative and people-centric initiative. मतलब लोगों से जो चीज़ जुड़ सके। हमने स्पोर्ट्स की बात की, कैसे स्पोर्ट्स सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है लोगों की लाइफ को इम्पैक्ट करने के लिए, लोगों से जुड़े रहने के लिए, कम्युनिटी स्पिरिट डेवलप करने के लिए। वैसे ही बस्तर ओलंपिक्स उसका एक लिविंग एग्जाम्पल था, एक लिविंग एग्जाम्पल ये बन के उभरा, और बस्तर ओलंपिक्स ने इस चीज़ को एक्सपीडिएट कर दिया, इस प्रोसेस को, जो हम कम्युनिटी बॉन्डिंग का प्रोसेस एक्सपेक्ट कर रहे थे। देखो, कम्युनिटी बॉन्ड्स आर डेवलप्ड वाया स्पोर्ट, वाया what? Via sport. Alright, via sports. And this spirit is signified in Bastar Olympics of 2025. Alright, very important. So ये बहुत ज़रूरी था, engagement मिले और इंटीग्रेशन हो उनका मेन स्ट्रीम के साथ। मास पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट था, बिकॉज मास पार्टिसिपेशन विल बी अ मेजर ऑफ चेंज। चेंज कब आएगा? जब लोग इन मासेस पार्टिसिपेट करेंगे। देखो, नुवा भारत, इंक्लूसिविटी एंड सोशल इंटीग्रेशन बहुत ज़रूरी है। बस्तर ओलंपिक स्टैंड्स फॉर डीपली इंक्लूसिव अप्रोच। ठीक है, नुवा भारत मतलब न्यू पाथ, लोकल ट्राइबल डायलेक्ट में ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच को लेवरेज किया, प्रोफेशनल एग्जीक्यूशन था, एक सिम्बॉलिक इवेंट नहीं था, मेटिकुलस प्लानिंग थी, और देखो पीपल सेंट्रिक अप्रोच थी, प्रोफेशनलिज्म था, कंपटीशन पूरे मतलब बेहद तरीके से। 60 प्लेग्राउंड्स के बारे में बता रहे हैं, 32 डेवलपमेंट ब्लॉक्स, 32 डेवलपमेंट ब्लॉक्स में पूरा कंपटीशन हुआ। तो इंक्लूजन ऑफ बोथ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न स्पोर्ट्स रेंजिंग फ्रॉम एथलेटिक्स एंड फुटबॉल, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल इंश्योर कल्चरल कंटिन्यूटी वाइल प्रोवाइडिंग कम्युनिटी स्पोर्ट्स स्टैंडर्ड्स। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। Recognition and national visibility. Impact of Bastar Olympics has resonated beyond region. Beyond region, this journey is not isolated. It is a part of India's broader narrative of inclusive growth and peace building. Alright, ये जो inclusive growth
की बात है और पीस बिल्डिंग, ये बहुत ज़रूरी है. बाय इन्वाइटिंग रिनाउंड एथलीट्स एंड स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज टू पार्टिसिपेट एंड इंटरेक्ट विद लोकल प्लेयर्स, दिस ओलंपिक्स क्रिएटेड एन aspirational value. All right, and young participants see role models up close, making their dreams more tangible and more achievable. So opportunities को provide करा गया, लोगों को recognition दिया गया, लोगों को साहस दिया गया, तो ये बहुत ज़रूरी है. और स्पोर्ट्स साहस की स्पिरिट को तो डेवलप करता ही है, हम सब ये चीज़ मान सकते हैं, है ना, कि स्पोर्ट्स जो अपन कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करते हैं, लोगों को मोटिवेट करने की, यूथ को मोटिवेट करने की बात करते हैं, वो चीज़ अपन को स्पोर्ट्स देता है. और नक्सलिज्म एक बेसिकली जड़ बन गया था डेवलपमेंट को रोकने की. ऑलराइट, क्योंकि रैडिकल कम्युनिस्ट मूवमेंट था जिसमें हम रेड कॉरिडोर की जैसे कि बात करते हैं, नक्सलबारी गांव से शुरुआत हुई थी और इसके कुछ प्रमुख नेता भी थे, चारू मजुमदार, कन्नू सान्याल जी, कन्नू सान्याल है ना, ऐसे कह लेते हैं कि इनके प्रमुख नेता चारू मजुमदार और कन्नू सान्याल थे. शुरू में ये आंदोलन जमीन और किसानों के अधिकार के लिए शुरू हुआ, लेकिन बाद में एक हिंसा प्रबंधक चीज बन गया, एक हिंसा प्रदक है ना, प्रदक बोलेंगे ना, हिंसा प्रदक, एक वायलेंट आंदोलन बन गया. तो इस हिंसा प्रदक आंदोलन में हिंसा कौन कर रहा था? क्या कोई बुजुर्ग हिंसा करेगा या कोई जवान हिंसा करेगा? जवान हिंसा करेगा. अब जवान हिंसा करने के बदले स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो क्या ये एक पॉजिटिव चेंज हुआ? हाँ, ये चीज़ एक पॉजिटिव चेंज लेके आई लोगों की लाइफ में. लोगों की लाइफ्स, जो विचारधारा उनकी लाइफ्स को अफेक्ट कर रही थी, जो विचारधारा प्रगति को अफेक्ट कर रही थी, उस विचारधारा उन प्रभावित क्षेत्रों में, उन अफेक्टेड रीजन्स में, उस विचारधारा को चैलेंज किया गया बाय एजुकेशन, बाय स्पोर्ट्स, बाय डेवलपमेंट, बाय कम्युनिटी स्पिरिट, बाय प्रोटेक्शन, बाय these security camps, all of them. Alright, so talented athletes were given pathways for, of course, further training. अब वो रिप्रेजेंट करेंगे इंडिया को, वो स्टेट स्पोर्ट्स अकेडमीज में पार्ट लेंगे, उनको एक्सेस मिलेगा, फिर वो यूथ आइकन बनेंगे. तो ये बहुत ज़रूरी है. देखिए, ग्लिम्पसेस फ्रॉम बस्तर ओलंपिक्स, कितना सुंदर मुकाम है, बहुत सुंदर. अब देखो, ये रिपल इफेक्ट क्रिएट करेगा, बिल्कुल क्रिएट करेगा. और अब देखेंगे अपन ब्रेकिंग द साइकिल ऑफ एक्सट्रीमिज्म. ऑलराइट, सो इकोसिस्टम ऑफ एक्सट्रीमिज्म को इसने पूरी तरीके से ब्रेक कर दिया. ऑलराइट, सो कम्युनिटी एंगेजमेंट हुआ, लोकल सपोर्ट लीडर्स थे, फैमिलीज थी, सोशल कोहेजन था, सब कुछ साथ में चल रहा था. ऑलराइट, सब कुछ साथ में चल रहा था. सिक्योरिटी मेजर्स भी काफ़ी नहीं थे, अपन को सोशल इमोशनल इंटीग्रेशन सब कुछ साथ में लेके चलना है, ठीक है. इट सर्व्ड एज अ सिंपल एंड अ ब्लूप्रिंट फॉर द फ्यूचर. Alright, it was more than an event. It was a commitment. It was a commitment to recognize the spirit and the talent of the people. Alright, as you can see in the image, the Prime Minister Shri Narendra Modi visited the Tribal Freedom Fighters Museum at Nawa Raipur, Chhattisgarh. Alright, so he recognized, it was recognized by the government of India, the spirit of tribal culture, the spirit of tribal art. Alright, the knowledge systems, IKS. The author of this particular article we are about to read is a commissioner of National Education Society for Tribal Students. Alright, so empowering through education, Mr. Shri Ajit Kumar Srivastava writes this article based on education, how Eklavya model residential schools helped us in achieving Naxal free India. So, by nurturing aspirations and building confidence and integrating communities into mainstream, Eklavya model residential schools weakened the foundations on which extremism thrived. See, extremism exploited a lot of vulnerability, targeted young minds, and then they in turn had only a few opportunities. And opportunities चली गई, alternative pathways of life की opportunities चली गई, exposure चला गया. तो सोशियो इकोनॉमिक फाउंडेशन ले करना बहुत एसेंशियल था. और फाउंडेशन कौन ले करेगा? एजुकेशन, एक सोशल सेक्टर, ठीक है. लोगों को जब एजुकेट करा जाएगा तब वो समझेंगे कि कौन सी आइडियोलॉजी उनको बांध के रख रही है और कौन सी आइडियोलॉजी उनको अचीव करने का अपॉर्चुनिटी दे रही है, प्रदान कर रही है, और वो खुद सोचेंगे, खुद डिसीजन लेंगे. तो क्वालिटी एजुकेशन और डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, एक क्लियर विजन होना बहुत ज़रूरी है. आगे अपन देखते हैं, ये कंप्यूटर लैब है मांडला मध्य प्रदेश में, जहाँ पे बच्चे कंप्यूटर में कोशिश कर रहे हैं कि वो नई चीज़ों को डेवलप कर पाएँ, चीज़ें सीख रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं, एक कोलैबोरेटिव स्पिरिट के साथ काम कर रहे हैं. ऑलराइट, स्कूल्स हैव ऑफ कोर्स
evolved as a powerful instruments of social change. So schools have evolved into powerful instruments of social change. ठीक है. Importance of education in combating Naxalism. Education serves as a very transformative force. Alright, very transformative, very important. ठीक है. By ensuring access to education, state empowers individuals with knowledge, number 1, critical thinking skills, number 2, awareness, number 3. Education opens doors to what? Employment and reduces economic dependency. Now the faith in democratic process जो जरूरी है जमहूरियत में, फेस लोकतंत्र, जो लोकतांत्रिक अपने वो होते हैं साधन, उनमें फेथ, उनमें जो ये लोग हैं जो ऑलरेडी अफेक्टेड है, वो कैसे फेथ उनका जगाया जाए, उसके लिए हमें बहुत ज़रूरी है हम उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें. ठीक है. ये एक आंतरिक सुरक्षा की चुनौती थी, इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज था, जिसको हमने चैलेंज किया और जिसको हमने ख़त्म करा. ये प्रयास, और ऐसा नहीं है कि थोड़े टाइम में हो गया, ये प्रयास बहुत लंबा चला. ऑलरेडी ये प्रयास अभी भी चल रहा है. ये प्रयास बहुत ज़रूरी है कि देखो अब ये सब तो हो गया, पर इससे क्या हुआ, इससे गवर्नेंस सिस्टम तो अच्छे हुए ना. अब वो गवर्नेंस सिस्टम जो पहले प्रेजेंट थे, वो लापरवाही जो पहले प्रेजेंट थे, क्या वो लापरवाही रही? नहीं, वो लापरवाही भी ख़त्म हुई. साथ साथ हम एक बेटर इंडिया, एक बेटर गवर्नेंस स्ट्रक्चर, एक बेटर मॉडल स्ट्रक्चर, क्योंकि स्कूल्स तो बना लिए नक्सलिज्म ख़त्म करने के लिए, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स. अब वो सिर्फ नक्सलिज्म ख़त्म करने के बाद वो क्या करेंगे? लोगों को एम्पावर करते रहेंगे सदियों तक. ऑलराइट. तो ये सप्लाई चेन और ये जो चीज़ है, अपन वल्नरेबिलिटी को रिप्लेस करें विथ अपॉर्चुनिटी, ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत आवश्यक है. ठीक है. मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिजिटल एम्पावरमेंट हो रहा है, मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट. ऑलराइट. हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन ऑल कैंपसेस, माइंड यू, हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी, सो दे विल एक्सेस द ग्लोबल नॉलेज नेटवर्क, एंड दोज फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स this will prepare the students actually, and all the rural urban divide, all the problems, they will find solutions to those problems, they will excel in their careers. Quality education and teacher training was there. Teachers in EMSRs are not just instructors but mentors and counselors. Alright, so they help students who go through academic challenges, and they follow a standardized curriculum, which is very important. Alright, so academically it is very important to empower children with the particular good educational system. Alright, to form centers of excellence. It is talking about forming the centers of excellence and rising aspirations. Alright, so see, centers of excellence for IIT preparation, NEET preparation, medical, alright, all of that NEET preparation, which is medical, all of that is very important because they provide the clear pathways to prestigious institutions of eminence. Aspiration is a very powerful antidote to extremism. Alright, what is important? Aspiration is a powerful antidote to extremism. Can you tell me how aspiration is a powerful antidote to extremism? See, what will happen is, if you are an aspiring nation, for example, if the people are aspiring, तो लोग सिग्निफिकेंस को जानेंगे. आप साइकोलॉजी में पढ़ते हैं ना कि कैसे एक्सट्रीमिज्म मतलब मोटिवेशनल इम्बैलेंस लेके आते हैं चीज़ में. मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ आप एक्सट्रीमली फॉलो करोगे, एक्सट्रीमिज्म, तो इम्बैलेंस बन जाएगा ना. अब अपन क्या फॉलो करना चाहते हैं? एस्पिरेशन. अब एस्पिरेशन से क्या होगा? एस्पिरेशन से अपन सिग्निफिकेंस की तरफ जाएंगे कि क्या चीज़ ज़रूरी है. तो फ्रस्ट्रेटेड जो चीज़ें हैं ना, फ्रस्ट्रेट करके रखा है जिनने सरकार की मशीनरी को, वो एलिमेंट्स कम होंगे. हमें हमारी आइडेंटिटी और उसका इम्पोर्टेंस पता चलेगा. ऑलरेडी बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोग गवर्नेंस में कंट्रीब्यूट करें, एजुकेशन में कंट्रीब्यूट करें, हेल्थ में कंट्रीब्यूट करें, डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करें. लोग बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोग्रेस में कंट्रीब्यूट करें. और वो प्रोग्रेस का जो कंट्रीब्यूशन है वो कैसे आएगा? जब हम लोगों की लाइफ को जड़ से अच्छे से ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ऑलराइट, तो इसको अपन पढ़ते हैं ग्रोइंग डिमांड एंड कम्युनिटी ट्रस्ट. कम्युनिटी ट्रस्ट को एम्फोसाइज करा गया. फिर से जैसा कि हमने स्पोर्ट्स में भी बात की, कम्युनिटी ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. कम्युनिटी ट्रस्ट से ही लोग ऑफकोर्स एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानेंगे और सरकार को बेहतर तरीके से मानेंगे. ऑलराइट, पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स, जैसे कि यहाँ लिखा है, बिल्ड डिसिप्लिन, टीम वर्क एंड रेजिलियंस, कल्चरल एक्सचेंजेस आर हैपनिंग
identity is getting strengthened. Alright, there's a powerful alumni network which is operating. See, many alumni return to their communities serving as role models and mentors. Eklavya model residential schools have emerged as a powerful tool in combating Naxalism by addressing its root causes through quality education, modern infrastructure, skill development, a holistic growth. They provide tribal youth with opportunities that were once unimaginable. Alright. So, by nurturing aspirations, building confidence, and integrating communities into the mainstream EMRs, EMRs basically weaken the foundations on which extremism was thriving. Alright. EMRS, yes, EMRS. So now we will talk about one of the most important things, connectivity. है ना, ये कौन लिखते हैं? ये डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल है सर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशंस, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, डिजिटल भारत निधि के. डू यू नो व्हाट इज डिजिटल भारत निधि? डिजिटल भारत निधि. What is the significance of Digital Bharat Nidhi? It is something very important. See, I'll tell you. Basically, it is discussed alongside India's broader digital vision. It is government's reformed framework to fund and expand the टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर. टेलीकम्युनिकेशंस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, डिजिटल डिवाइड को भी तो ब्रिज करना है, तो उसके लिए डिजिटल निधि बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑलराइट, टेलीकॉम इम्प्लीमेंटेशन के लिए डिजिटल निधि बहुत इंपॉर्टेंट है. इंडिजिनस टेक्नोलॉजी को भी लेवरेज करेंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे, टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग की नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज बनाएंगे. तो उसके लिए ये पर्टिकुलर जो अपना इनिशिएटिव है ये काफ़ी हेल्पफुल है. और अब इस आर्टिकल में भी अपन कनेक्टिविटी के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, कैसे टेलीकॉम ट्रैजेक्टरी बहुत महत्वपूर्ण है इस चीज़ को रियलाइज करने के लिए. क्योंकि टेलीकॉम ट्रैजेक्टरी से क्या होगा, जो रेड कॉरिडोर्स हैं, जो रेड पॉकेट्स हैं, जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एरियाज हैं, उनमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस हैं उसको डिजिटल इंडिया और टेलीकॉम नेटवर्क्स उसको कॉम्बैट करेंगे. और उन चैलेंजेस को देखो, गवर्नेंस कब रॉबस्ट होगी? जब डिजिटल गवर्नेंस होगी. एजुकेशन कब रॉबस्ट होगी? जब ई एजुकेशन के भी साधन डेवलप होंगे, स्वयं पोर्टल. ऑलराइट. व्यवसाय कब रॉबस्ट होगा? एमएसएमईज को कब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी? जब भाई डिजिटल कनेक्टिविटी होगी. आपने सुना है ना कि कैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स ने एक तरीके से एज अ बून काम किया फॉर रिटेलर्स, फॉर मैन्युफैक्चरर्स. वैसे ही जो डिजिटल डिवाइड था उसे ब्रिज करने की कोशिश करी गई. सी, telecom infrastructure in these regions is not merely a matter of connectivity, it represents a window through which opportunities expand and inclusion deepens. So for people of these areas, a telecom tower is more than infrastructure. It is a gateway to a wider world, bringing classrooms to students. जैसा कि मैं अभी आपको समझा रही थी, I was telling you, it was bringing classrooms to students, markets and information to farmers, timely pensions to the elderly, and DBTs to the beneficiaries. So it brings classrooms to students, markets and information to farmers, timely pensions to the elderly, and DBTs to the beneficiaries. It is very vital link between the families. And this connectivity also strengthens the administrative reach and enhances coordination among security forces, thereby improving law and order and reinforcing virtuous cycle of growth. Recognizing the central role of connectivity in achieving inclusive development, Digital Bharat Nidhi, formerly Universal Service Obligation Fund, was established under Department of Telecommunications to bridge the digital divide. So this DBN aims to ensure affordable and equitable access to telecommunication services, which is very important, which will ensure that the development is not solely guided by market forces but by the imperative of inclusion. Inclusion बहुत ज़रूरी है. Alright, with this initiative, this Digital Bharat Nidhi targeted interventions to extend mobile connectivity in left-wing extremism areas. Alright. So you can see here the progress. So 4G tower commissioned, like LWE1 to 2. Alright. So connectivity जो थी वो हम इधर देख रहे हैं.
कि स्टेट वाइज ब्रेकअप है, ये जो भी स्टेट वाइज ब्रेकअप है इनका वो हमने देखा। फिर यहाँ पे इन्होंने टोटल बताया और यहाँ पे भी इन्होंने टोटल बताया। अभी इधर देखो, अब वो तो जो DBN है वो तो चल ही रहा है, अब उसके अलावा जो दूसरे फेजेस हैं और दूसरी वायबिलिटी गैप फंडिंग मॉडल के थ्रू और अदर मॉडल्स के थ्रू हम अदर टावर्स भी अदर DBN प्रोजेक्ट्स के अंडर कमीशन कर रहे हैं, वो भी 5863 और 5863 है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो 4G saturation major impetus of last mile connectivity has been provided by DBN funding 4G saturation project. I was about to tell you in the very start when this was started. Alright, so the marginalized areas of the country and the most remote areas are now getting connected. And Atmanirbhar Bharat is there. Strategic step towards Atmanirbhar Bharat is there while accelerating the role of universal mobile coverage. See, so there are a lot of statutory things. See, they are located, of course, in eco-sensitive areas where remote areas where connectivity has to be ensured. सो इंफ्रास्ट्रक्चर, एनवायरमेंटल सेफगार्ड सब कुछ साथ में लेके चल रहे हैं अपन। तो जैसे कि यहाँ पे दे रखा है कि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट हो गया, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट हो गया, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट हो गया, सोशल ऑडिट्स हो गए, ये जो दे रखा है कैंपा का फंड हो गया, कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट, ये भी अपन साथ में उसी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ लेके चल रहे हैं। ऐसे नहीं कि कनेक्टिविटी आ गई तो हमने इन मॉडल्स को, ये जो पर्टिकुलर अपने एक्ट्स हैं और ये जो पर्टिकुलर अपनी गाइडलाइंस हैं जो हमने फ्रेम करी है इनको छोड़ दिया, नहीं, अपन को साथ में लेके चलना है, ठीक है। तो और ये जो अपनी कनेक्टिविटी है वो इन चीज़ों को सपोर्ट कर रही है। कैसे अपन डेडिकेटेड मॉनिटरिंग करें, कैसे अपन कंटिन्यूस ट्रैकिंग करें प्रोग्रेस की, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मोबाइल कनेक्टिविटी जैसा कि देखा सुकमा ऑफ छत्तीसगढ़ एंड मलकानगिरी ऑफ उड़ीसा, कैसे ट्रांसफॉर्मेशन आया मोबाइल कनेक्टिविटी के थ्रू, है ना। तो कनेक्टिविटी क्या है, एक फोर्स मल्टीप्लायर है फॉर बोथ गवर्नेंस एंड सिक्योरिटी। ऑलराइट, इम्प्रूव कनेक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो द सक्सेस of telecom interventions in left-wing extremism affected regions reflect a broader role of state capacity in delivering complex infrastructure in areas where markets alone fall short. All right, अब अपन अपना फाइनल सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल देखेंगे, अप्रोच दैट एंडेड अ 5-decade इंसर्जेंसी, ठीक है। अब नेशनल सिक्योरिटी एनालिस्ट श्री कंचन लक्ष्मण ये आर्टिकल लिखते हैं, ये कहते हैं कि भाई डिक्लेरेशन, ये जो 31 मार्च का अपना डिक्लेरेशन था कि नक्सलिज्म हैज़ बीन एराडिकेटेड वाज नॉट एक्सीडेंट, इट वाज सस्टेन्ड सिस्टम ड्रिवन ट्रांसफॉर्मेशन। ऑलराइट, वेयर सिक्योरिटी फोर्सेस वर देयर, इंटेलिजेंस वाज देयर व्हिच टुक द लीड। ऑलराइट, see, it is very important to recognize the role of security forces in this case. Alright, because without them the things would not have happened. Alright, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ये एक स्ट्रैटेजिक नर्व सेंटर था, इसके तहत ही हुआ और ये प्रोग्रेस अपन अचीव कर पाए। श्री नरेंद्र मोदी, Prime Minister Narendra Modi visited the exhibition at Nava Raipur in Chhattisgarh. Alright, Nava Raipur was in news. Yes, we read about Nava Raipur earlier also. So, see, Samadhan Doctrine was Ministry of Home Affairs articulated framework. Samadhan Doctrine was very essential in realizing the commitment to these goals. Leadership was very important. So, coordination and leadership turned this intent into execution. Alright, coordinated effort, स्मार्ट लीडरशिप, अपन ने देखा ना समाधान में क्या था, स्मार्ट लीडरशिप, अग्रेसिव स्ट्रैटेजी, मॉनिटरिंग। ऑलराइट, ऑल ऑफ दोज थिंग्स वर देयर, ऑल ऑफ दोज थिंग्स वर important because without in isolation we would not have achieved these goals. in intelligence revolution हुआ, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये देखो the foundation of the shift was human intelligence, alright, तो human intelligence से एक तरीके से हमने गोरिल्ला वॉरफेयर को ख़त्म करने में हमने जो पूरी हमारी स्कीम्स थी उनको लेवरेज किया और हमने अपने सोशल सेक्टर इनिशिएटिव, जैसे स्कीम्स थी, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स थे, वैसे ही अपने इंस्टीट्यूशंस थे, सबको रॉबस्ट बनाने की तीनों तरफ से कोशिश की। ऑलराइट, ये चीज़ ज़रूरी है समझना। और जो ये है टेक्निकल टूल्स हमने यूज़ करे, हमने टेक्नोलॉजी का एक तरीके से अच्छे से इस्तेमाल किया और जो सेंट्रल गवर्नमेंट फंक्शनरीज थे उनको लेवरेज किया।
तो बस्तर और अबुझमाद, ऑलराइट, ये सारे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के कैंपेन्स थे. उसमें of course there was widespread, you can say theaters of conflict were there was a widespread conflict जिसके थ्रू अपन को इन चीज़ों को टैकल करके चलना था. ऑलराइट, तो जैसे काउंटर इंसर्जेंसी चल रही थी, दूसरी तरफ जंगल वॉरफेयर चल रहा था. इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, इट वॉज लाइक अ चैलेंज, और इस चैलेंज को हमने स्ट्रैटेजी से टैकल किया. CAPF ने स्ट्रैटेजी लगाई कि भी फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेसिस हो, logistics हो. See, Bijapur police now here recovered explosive hidden in pits by Naxalists. Where is Bijapur? Where is Bijapur? Bijapur is in basically Chhattisgarh, and there's one more town of Bijapur you'll find like in the southern area. So Bijapur is in Chhattisgarh. Alright, Bijapur is basically the administrative headquarters of the Bijapur district. It is a district also. You will find like okay, सो दिस इज़ देयर. अच्छा, समाधान फ्रेमवर्क एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप रट लो कि वैसे कैसे स्मार्ट लीडरशिप थी, मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग थी, डैशबोर्ड KPIs थे, एक्शन प्लान फॉर ईच थिएटर था, अग्रेसिव स्ट्रैटेजी थी, एक्शनेबल इंटेलिजेंस था, हार्नेसिंग द टेक्नोलॉजी एंड नो एक्सेस टू फाइनेंसिंग. ओके, सो ऑल ऑफ दिस वॉज इम्पॉर्टेंट, ऑल ऑफ दिस वॉज वेरी क्रूशियल. अब इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले तो सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन हुई, है ना. सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी थी क्योंकि सिक्योरिटी रिलेटेड जो एक्सपेंडिचर था उसको अपन को ऑपरेशनल मेट्रिक्स, ये जैसे कि यहाँ पे दे रखा है, परफॉर्मेंस, ऑपरेशनल और चीज़ों को रॉबस्ट तरीके से हैंडल करने के लिए हमें कोऑर्डिनेशन तो चाहिए थी. अगर फ्रिक्शन होता तो चीज़ें उतने अच्छे से अपन सक्सेसफुली नहीं देख पाते. तो coordinated effort था, which was very important, and you saw that how the center was providing fund to the states were providing funds to the panchayats, so it was a very coordinated effort. Security with humanity, again that was the mandate. Durable peace को इंश्योर करा गया. और अब अपन एक और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल को देखेंगे जो श्री दुष्यंत मुदगल ने लिखा है. ही इज़ द ऑथर, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऑथर इज सर्विंग डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल ऑफ एस्टैब्लिशमेंट एंड प्लानिंग ऑफ द इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस. तो वो लिखते हैं कि कैसे फ्रॉम आइसोलेशन टू इंटीग्रेशन इंडियाज पोस्ट इन लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड रीजन्स. कैसे हमने इंटीग्रेशन की तरफ पोस्ट को भी और कम्युनिकेशन को भी लेवरेज किया. एक छोटा सा आर्टिकल है जो लास्ट में था, जो उससे ही आप कनेक्ट करके देख सकते हैं. अपन ने टेलीकम्युनिकेशंस का आर्टिकल देखा था, तो कम्युनिकेशन और फाइनेंशियल सिस्टम्स कितने इंपॉर्टेंट थे. ऑलराइट, ये ब्रांच ऑफिसेस की बात करते हैं जो कि एक क्रिटिकल एक्सेस पॉइंट प्रोवाइड करते थे बैंकिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर को जिसको हमने बेहतर बनाने की कोशिश की. ऑलराइट, जो सेंस ऑफ आइसोलेशन था उसको ख़त्म करा हमने. सी, इंडिया पोस्ट इज़ नॉट मियरली फॉर, देखो दंतेवाड़ा सब पोस्ट ऑफिस देख रहे हो आप, तो ये सिर्फ लेटर्स और पार्सल्स को पहुंचाने के लिए नहीं था. ये अपॉर्चुनिटी, इंटीग्रिटी और स्टेबिलिटी सब कुछ प्रोवाइड करने के लिए था. इट प्लेड अ वेरी पाइवटल रोल. अब एक छोटा सा और आर्टिकल अपन देखेंगे ट्रस्ट टेरिटरी और ट्रांजिशन पे. ये लिखते हैं श्री अभिराम घटियाल पटेल. ये लिखते हैं कि सबसे पहले तो ये देख लो, ही इज़ अ सीनियर जर्नलिस्ट एंड फॉर्मर पॉलिटिकल एडवाइजर टू US एम्बेसी इन दिल्ली. ही करंटली सर्व्स एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ रंभाऊ भाईगी प्रबोधिनी, अ पॉलिटिकल लीडरशिप ट्रेनिंग रिसर्च एंड कैपेसिटी बिल्डिंग ऑर्गेनाइजेशन. ऑलराइट, सो see, Janta Sarkar, Naxal lands also had what Naxals called Janta Sarkar, a defiantly anti-democratic, unconstitutional, vigilante structure. मतलब वो उनने बना दिया था, उनने ऐसे बना के रखा था. ठीक है, अब ये बहुत ज़रूरी है कि अपन इस चीज़ को समझे कि कैसे अपन नक्सल इंसर्जेंसी को जो क्या कहते हैं उसको मिसकम्युनिकेशन, मिस इन्फॉर्मेशन का डोमेन है, उसको अपन ने चैलेंज किया. देखो सबसे पहले तो ये देखो, इट वाज नॉट ओनली लाइक द स्ट्रगल ऑफ डिपेंडेंसीज, इट वाज अ स्ट्रगल ऑफ ग्रास रूट डेमोक्रेसी इन दोज एरियाज. तो अब ग्रास रूट डेमोक्रेसी पहुंचाने के लिए सी व्हाट इज प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी इज राइटिंग. प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी
says that it is true that Maoist violence had stalled progress of many districts in central and eastern India. That is why in 2015 our government formulated a comprehensive national policy and action plan, which we saw NPAP. Alright, we saw NPAP to eradicate Maoist violence along with zero tolerance towards violence. We have also focused on massive push to infrastructure to bring a positive change in the lives of poor people in these regions. So basically it was a interoperable thing. It was a very much multi-dimensional approach in which all the factors were leveraged to bring about a positive solution which we were aiming for. Alright, see, the author writes that there's a reason why Narendra Modi government, especially MHA under Amit Shah, has been able to deal with this existential blow to left-wing extremism, unlike the previous governments. Because Amit Shah sir set himself and the security apparatus a deadline to end this menace, 30th March 2026. Already the deadline was set. In a country where government deadlines are always practiced in violation, this government aspired big and bold and has delivered on its deadline. So we have to appreciate this, because this was a very clear hold build strategy that has been accomplished. Very important. Alright, it has succeeded because it deployed a strategy that addressed the root cause of the insurgency, lack of development that created a sense of alienation, which in turn caused the tribals to take up arms against the state. Alright, so it had a supportive intellectual ecosystem. As you can see here, yes, so security forces were leveraged. Bastar Pandum, as we saw, and Bastar Olympics, as we saw, they focused on these true values. Now here we have the concluding remarks of the cultural assertion and the consolidation of Naxal free trajectory. See, it is very important to see Bastar Pandum also. You cannot skip the lecture like this. Alright, you have to see this very fully. Very important. Alright, Bastar Pandum was not merely a cultural event. Why? Because it was the expression of lived realities. And this cultural renaissance, because I call it renaissance because it went back to the times where culture was being respected, and this culture is centuries old. This culture, I'm telling you, tribal culture, centuries old wisdom. Now we are able to appreciate that. Now we are able to make sense of that. Alright. So harmony, cultural traditions, they were there. Alright. Here we see institutionalization of cultural platforms. Sustained policy commitment to cultural empowerment. See, as we can see, political leadership was there, national recognition. ये चीज मेरे को ध्यान है, national recognition was there. Alright. See, Bastar's identity must no longer be linked with Barood, but its rich cultural heritage. Who said this? Home Minister said this. Shri Amit Shah said this. Bastar's identity must no longer be linked with Barood, but its rich cultural heritage. Alright, Shri Narendra Modi inaugurated the National Tribal Fair in New Delhi. 2016 ki this picture is there. Alright, cultural revival, a pillar of peace. Of course, peace is sustained as we are marketing, we're branding the tribal products, handicrafts, and we are empowering them. Their culture has been, you can say, come in the limelight. Here you can see that schools were reopened, road connectivity was expanded, alright, governance became robust. Yes. Bhagwan Birsa Munda, the Tribal Pride Day was celebrated. Alright, our effort is to ensure that the contribution of the tribal society is always glorified. So rehabilitation happened. Tourism and future prospects were there, and symbolism, recognition and inclusion was there. Alright, so consolidation of the gains, the developments in Bastar must be viewed in broader context of India's progress towards eliminating Naxalism, with significant milestones achieving the end by the end of March, as we saw. Alright, so sustainable peace is always built by participatory governance. Alright, here we will see the yogic way. As we discussed earlier, we'll end with yoga, mindfulness. Alright, so here it is. This is our last article, already very last. So Dr. Hansaji Yogendra is telling us that a peaceful society cannot be built through laws only, institutions only, economic progress only. It must be built through emotionally healthy people.
Emotionally healthy people very important. All right, why very important? Because social harmony is there. National जो राष्ट्रीय वेलबींग है, जो योगा डे अपन सेलिब्रेट करने वाले हैं 21 जून, तो वो चीज़ जो है वहाँ हमने सेलिब्रेट कर चुके हैं, है ना, कर चुके हैं 21 जून व्हेन वी आर रिकॉर्डिंग दिस. सो ये जो चीज़ है ये बहुत ज़रूरी है लोगों को जागरूक करने के लिए, क्योंकि अगर आप खुद की वेलबींग, खुद के जो वेलबींग छोड़ो, खुद के एग्जिस्टेंस को वैल्यू नहीं करोगे थ्रू योगिक ट्रेडिशंस, देन इट विल बी ऑफ लेस और नो यूज़. अपन को बहुत ज़रूरी है कि अपन रियलाइज़ करें कि कैसे हम इस संसार को इम्पैक्ट कर सकते हैं. जैसा कि अपन ने नैक्सलिज्म में देखा, चीज़ें नेगेटिवली चल रही थी, हमने उसे पॉजिटिव करने में कितना जोर लगाया. वैसे ही योगा और माइंडफुलनेस एक राह अपन को देती है कि चीज़ों को बैलेंस रखा जाए. ऑल राइट, सो see here, according to World Health Organization, nearly 1 in every 8 people globally lives with a mental health condition. This is the problem I was telling you. Tabhi I said well-being. All right. So many people are always tired. This is not a healthy society. This is a sign of not healthy society. So Bhagavad Gita beautifully describes the importance of mental steadiness. Samatvam yoga uchyate. Yoga is the state of balance. All right. This is very important. This profound teaching reminds us of the emotional equilibrium, है ना. Restless lifestyle costs us a lot. Alright, yoga is the calming of the fluctuations of the mind. योगा सूत्र में ये लिखा है, महर्षि पतंजलि ने योगा सूत्र में क्या लिखा? योगा is the calming of the fluctuations of mind. It leads us to internal balance. Alright, so this is the celebration in 2025 on the Safdarjung tomb. The image is given. Alright, so माइंडफुल लिविंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. ईशा उपनिषद में भी लिखा है, एंजॉय थ्रू मॉडरेशन एंड बैलेंस. तेना त्याग तेना भुंजथा. ऑलराइट, तेना त्याग तेना भुंजथा. एंजॉय थ्रू मॉडरेशन एंड बैलेंस, सिंप्लिसिटी एंड कंटेंटमेंट. ऑलराइट, पीस और सोसाइटल हार्मनी की हमने बात की. जैसे कि योगा है, अब ये जो होपलेसनेस है इन द सोसाइटी, इसको टैकल करने में हमारी मदद करती है. एंड इट इज़ इंडियाज टाइमलेस कॉन्ट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड, द कलेक्टिव वेलबींग एंड deep interconnectedness of human existence. It builds lasting peace with balanced human mind. All right. So this is there. See, Bhagavad Gita says, one whose mind remains undisturbed in sorrow and free from excessive attachment in happiness. All right, that is very important. So this is it. This was our entire discussion. As you can see, from Bastar Pandum, where tradition smiles. This was the last page. Thank you so much for joining us in discussing this very beautiful edition of Yojana, June 2026. Hope to see you all in the next lecture. Thank you.